राम राम साहब, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। मैं एडवोकेट अजय पूनिया एक बार फिर पेश हूं। आज हम जीके एक्सप्रेस में चर्चा करेंगे पर्यावरण की। जी हाँ, कल आपने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया होगा। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। आज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल पोस्टमार्टम कर देंगे पर्यावरण एनवायरमेंट टॉपिक का। कॉपी पेन उठा लीजिए। मेरा एक ही संदेश रहेगा, अगर आपको कंपटीशन को फाइट करना है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप मेरी तरह बनिए। और मैं एग्जाम्पल देता हूं खुद का, न कोई प्रशंसा न कोई तारीफ, सिर्फ मेहनत के पसीने से हम इतिहास लिखेंगे। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बड़ा खतरनाक है। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आजकल प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में आपसे न पूछता हो। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए बिल्कुल बोर नहीं होगे आप। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण दिवस मनाया है आपने, तो मैंने यहां पर लिख दिया पर्यावरण दिवस आपने मनाया है 5 जून को पर्यावरण दिवस, और 2020 मैंने यहां पर लिख दिया है। तो खास बात, 5 जून 2020 का विषय क्या था याद रखोगे? जैव विविधता। जैव विविधता अगर इसका विषय पूछे आपसे तो जैव विविधता, टाइम एंड नेचर। टाइम एंड नेचर याद रखोगे। ये एक चीज हो गई, ये क्वेश्चन हो गया, कॉमन सा है, बिल्कुल डीपली जाएंगे। बहुत आसान सी बात है, आपने लिख लिया होगा, आपने पढ़ लिया होगा। शब्द आ गया जैव विविधता। जैव विविधता यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन, मैं वर्ड टू वर्ड, मेरी आदत है, मैं आपको रट्टे नहीं मरवाऊंगा। यहां से टॉपिक उठाया मैंने जैव विविधता, तो मुझे क्या याद आया, इसको यहां पर ले चलो। और यहां पर आपको क्या याद आएगा, याद रखोगे नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं याद रखोगे? केरल, फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु और नीचे क्या लिख दूं? कर्नाटक। याद रखोगे इन तीनों के बारे में मैंने आपको क्यों बताया, तो आप याद रखोगे 1900 याद रखोगे 86 के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियों को जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव शब्द आया है ना, जैव बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर, जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। आ रहा है ना मजा? बिल्कुल। शब्द आया जैव विविधता, तो हम बात करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कोई रट्टा रिफिकेशन नहीं होगा मेरे साथ, है ना। ऐसे नहीं 20 क्वेश्चन में रट के आऊं, आपको बता दूं। मुझे आपको ऐसा नहीं बनाना है, और ऐसे अब एग्जाम में पास भी नहीं होगे। कोचिंगों में जाते हो, 2-2 साल से धक्के खा रहे हो, न तो आपको कोई टॉपिक अच्छे से बता रहा है, नहीं आप एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन को ढूंढ पाते हो जो आपको करवाया ही नहीं गया होता। तो आइए बात करते हैं नीलगिरी। याद रखोगे 1986, और इसी के नीचे मैंने क्या लिख दिया, नया नीलगिरी, दूसरा लिख दो नंदा देवी। नंदा देवी कहां पर है? उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, 1988। दूसरा जैव आरक्षित क्षेत्र याद रखोगे। तीसरा लिख दोगे मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहां पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 1989। आप ऐसे पढ़ोगे लगातार। देखो अब आप भारत के क्या पढ़ रहे हो मेरे साथ, पर्यावरण में जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऐसे एक शब्द आया है कि अब की बार पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया, उसका थीम, उसका विषय क्या था? जैव विविधता। तो मैंने जैव विविधता को उठा के पोस्टमार्टम करना स्टार्ट कर दिया है। 3 आपकी इसके अंदर है। चौथा है नोकरेक। नोकरेक कहां पर है? मेघालय में। मेघालय में जैव आरक्षित क्षेत्र है नोकरेक। याद रखोगे, ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए। 5वां है आप सबका फेवरेट सुंदरवन। आज तो आंखों में थोड़ा दर्द हो रहा है भाई, पता नहीं क्या बात है। सुंदरवन। सुंदरवन कहां पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर है। याद रखोगे, ये 5 मैंने आपको बता दिए हैं। भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, 5 हो चुके हैं, याद रखोगे। ठीक है। और छठा अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिमलीपाल। सिमलीपाल कहां पर है? ओडिशा में। सिमलीपाल ओडिशा में है। ये 6 आपको याद हो गए होंगे। 7वां लिखते हैं दिहांग। दिहांग
और जहां पे दिहांग नाम आता है ना, तो दिहांग से आपने क्या सीखा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, दिहांग। जो ब्रह्मपुत्र नदी याद रखोगे कहां से आती है, मानसरोवर है ना, तिब्बत का पठार ऊपर से, तो दिहांग नाम किसका है, ब्रह्मपुत्र नदी का, अरुणाचल प्रदेश में। तो दिहांग दिहांग जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा, ये याद रखोगे। कितने हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए आपके सामने, क्या देर लगी, ये 7 आपको याद हो गए होंगे। 8वां देखो यहाँ पे, बड़ा निकोबार जैव आरक्षित क्षेत्र, 8वां है बड़ा निकोबार। तो अंडमान निकोबार में है, पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, सेंट्रल पीक वहां पे सबसे ऊंची चोटी है, और सेंटिनली लड़ाकू प्रजाति भी वहां पर सबसे ज्यादा कहां पर रहती है, अंडमान निकोबार में, आप याद रखोगे। 8 मैंने आपको करा दिए हैं, और पहला नीलगिरी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप नीलगिरी को, ठीक है। वो 7 8, फिर आगे 9 पे क्या लिखोगे, पन्ना अभयारण्य कहां पर है, मध्य प्रदेश का एक और भी है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां, पंचमढ़ी एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां। कितने हो गए, 10 जैव आरक्षित क्षेत्र आपने मेरे साथ पढ़ लिए हैं। आप इनको ऐसे पढ़ोगे, आपसे निवेदन है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट इनमें अगर मैं देखता हूं नजर लगा के, तो क्या आ जाएगा, 11 पे अगस्त्य की पहाड़ियां, याद रखोगे, ये कहां पर है, केरल के अंदर अगस्त्य की पहाड़ियां। तो ये देखो कितने हो गए, 11 जैव आरक्षित क्षेत्र आपको मैंने बोर्ड पर लिख कर दे दिए हैं। स्क्रीनशॉट लो, 100 बार लो, लेकिन अपने हाथों से लिखना है, सीधी सी बात ये है, वरना काम नहीं पड़ेगा, कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 जैव आरक्षित क्षेत्र मैंने आपको करा दिए हैं, आप याद रखोगे। और अगर इन्हीं को और देखोगे आप, तो और आ जाएगा कौन सा, यहां पे एक और लिख सकते हो आप 12 नंबर पे, कच्छ का रण कहां पर है, गुजरात में, जहां पर जंगली गधा पाया जाता है, कच्छ का रण। और लिखना चाहो तो 13 नंबर पे क्या लिख दोगे, कंचनजंगा कहां पर है, सिक्किम में कंचनजंगा। एक और याद आ गया, कितने हो गए, 13 जैव आरक्षित क्षेत्र आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, बिल्कुल ओरली मौखिक तौर पर। तो आप ऐसे पढ़ोगे, एक टॉपिक उठाया, एक शब्द को ऐसे खोलना सीखो, तो आप जीके सीखोगे। सीधी सी बात है, रट्टारिफिकेशन नहीं चलेगी, सीधी सी बात ये है भाई, कड़वा सत्य है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हो गए 12 13 14, तो इतने आपको आने चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा मैंने सारे बता दिए, लेकिन मुझे आपको थोड़ी सी देर में बता दिया कि 12 13 14 तो मुझे याद है, तो आपको भी याद करने पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, 13 नंबर पे था कंचनजंगा। ये आप भारत के जैव आरक्षित विविधता क्षेत्र जो है ना, वो मेरे साथ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो आप। ये हो गए 13। तो आगे चलते हैं, 13 के बाद में कोई और बचता है, तो एक और बचता है, कौन सा है, उसका नाम ऐसे स्टार्ट होता है, कौन सा है वो, अचानक मार छत्तीसगढ़ के अंदर अचानक मार, पहले ये एमपी में था अचानक मार। ये 14 नंबर पे मैंने क्या लिख दिया, अचानक मार, इसको आप याद रखोगे। और फिर 15 नंबर पे क्या है, शेषलम की पहाड़ियां, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो 15 जैव आरक्षित क्षेत्र आपने 5 मिनट से पहले लिख दिए मैंने, आपने लिखने पड़ेंगे भाई, आपको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पर्यावरण पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन पक्का आ सकता है। अचानक मार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे, सीधी सी बात है। और शेषलम की पहाड़ियां भी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, तो इसके बारे में भी आप, आंध्र प्रदेश के बारे में आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये 10-15 मैंने आपको जैव आरक्षित क्षेत्र करवा दिए हैं भारत के, तो आप इनको ऐसे पढ़ोगे, आपसे निवेदन है। आगे चलें, और जब जैव विविधता की बात चलती है, तो एक 15 नंबर पे था ना, मुझे एक और याद आ गया, 15 नंबर के नीचे 16 लिख दो, मानस कहां पर है, मानस आपको पता ही है, मानस। और 17 नंबर पे भी लिख दो, डिब्रूगढ़ के अंदर, याद रखोगे, असम में है दोनों, असम राज्य में मानस। अब मानस से क्वेश्चन क्या बन जाएगा, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य कौन सा है, मानस। और
पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट याद रखोगे। शेषाद्री इसका नाम है पश्चिमी घाट का। अगर घाट पूछे भारत में पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, याद रखोगे तो पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारी जड़ी बूटियां वहां पर पाई जाती हैं। तो अगर घाट पूछे तो पश्चिमी घाट सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। और अभयारण्य पूछे तो मानस अभयारण्य है। कहां पर है याद रखोगे, असम के अंदर। तो 16-17 आपने ये कर लिए। मेरे साथ क्या देर लगी भाई, आप ऐसे पढ़ोगे। अब दोबारा चलते हैं, पर्यावरण टॉपिक है हमारा, टॉपिक से बाहर नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ठीक है। तो आपने अब ये अभयारण्य, आपने ये जैव विविधता वाले क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र आपने भारत के कर लिए बहुत सारे। तो इनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, याद रखोगे आप ये बात। अब इसी के साथ जब ये आरक्षित क्षेत्र आपने कर लिए ना, तो दूसरा मेन टॉपिक जो बनेगा ना, वो क्या है, पर्यावरण के ऊपर हॉट बिल्कुल करंट क्या है, वो रामसर कन्वेंशन या रामसर संधि भी इसको आप बोल सकते हो। रामसर ईरान का शहर है, याद रखोगे। और ये क्या है, विश्व के नम भूमि क्षेत्र है ना, उनको संरक्षित करने के लिए, नम मतलब आर्द्रता भरे, ह्यूमिडिटी से भरे जो क्षेत्र हैं, क्योंकि इनमें भी तो जीव जंतु रहते हैं ना, इनसे भी तो हमें रोजी रोटी मिलती है ना, ये भी तो प्रकृति के अंदर है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पक्का श्योर एंड सर्टेन यहां से क्वेश्चन आ रहा है भाई, बिल्कुल कॉपी पे लिख लो, चाहिए मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। देखो कैसे आएगा। तो रामसर कन्वेंशन संधि किसके बारे में है, क्वेश्चन नंबर 1 विश्व के नम भूमि क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए। नंबर 2 रामसर शहर, दूसरा क्वेश्चन कहां पर है, ईरान में। नंबर 3 ये संधि कब हुई, याद रखोगे 1971 में। कब हुई, 1971 में। नंबर 4 इस संधि में कितने सदस्य देश हैं, 169 सदस्य देश हैं। नंबर 5 क्वेश्चन, भारत ने इसमें कब हस्ताक्षर किए, 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ जाएगा, भारत के कितने स्थान नम भूमि क्षेत्र हैं, दलदल वाले जो भूमि वाले क्षेत्र हैं, नम भूमि वाले, तो याद रखोगे 27 क्षेत्र इसके अंदर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 7 2020 में कितने भारत के और नम भूमि वाले क्षेत्र इस संधि के अनुसार जोड़ दिए गए हैं, तो आंसर आ जाएगा 10 क्षेत्र जोड़ दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाएगा कि अब भारत के अंदर कितने नम भूमि वाले कुल क्षेत्र हैं 2020 में रामसर संधि के अनुसार, तो आंसर आ जाएगा 37 क्षेत्र हैं, याद रखोगे। एक देखो 8 क्वेश्चन हो गए हैं रामसर कन्वेंशन पर, आप ऐसे पढ़ोगे भाई, बिल्कुल रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ जाएगा, अब ये 37 है, तो महाराष्ट्र में कितने आए, अब की बार कितने जुड़े हैं, 10 में से क्वेश्चन नंबर 11 क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र में कितने हैं, महाराष्ट्र में 1 क्षेत्र है, याद रखोगे। महाराष्ट्र का पहला क्षेत्र कौन सा है, नंदूर, ये याद रखोगे, नंदूर महेश्वर पक्षी विहार है, ये पक्षी नम भूमि क्षेत्र है, ये पक्षी विहार है, महाराष्ट्र का प्रथम नम भूमि क्षेत्र है। और इसको ये कौन से जिले में है, नासिक जिले में है, याद रखोगे। और कहां पर है ये, इसको महाराष्ट्र का क्या बोलते हैं, याद रखोगे, इसको महाराष्ट्र का भरतपुर कहते हैं, याद रखोगे, क्योंकि राजस्थान का भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, उसको घना पक्षी विहार भी कहते हैं, साइबेरियन सार्स भी वहां पर आते हैं, आप याद रखोगे। तो इन 10 क्षेत्र जो नम भूमि में नए जुड़े हैं, महाराष्ट्र का एक पूछेंगे, पहला कौन सा है, नंदूर, नासिक में है, एक हो गया यहाँ पे। अब इन 10 क्षेत्रों को उस तरफ लेके चलते हैं। 10 में से आपने महाराष्ट्र का तो एक कर दिया है ना, नंदूर। अब बचे कितने, 9 में से याद रखोगे 3 क्षेत्र किसके हैं, 3 क्षेत्र जुड़े हैं पंजाब के। तो कौन सा है पहला, व्यास नदी से याद कर लो, व्यास रिसोर्ट याद रखोगे। ये हरिके बैराज है ना, हरिके बैराज से तलवाड़ा रिसोर्ट के बीच में है, याद रखोगे। और इसके अंदर यहाँ पर घड़ियाल भी, भारतीय मगरमच्छ भी पाले जाते हैं, याद रखोगे। फर्स्ट आपने कर लिया पंजाब का, व्यास नदी से याद रखना, व्यास का पूरा नाम बिपाशा था और रावी का
क्या था, पुरुषणी था, याद रखोगे। और कुंभा काबुल, याद रखोगे काबुल अफगानिस्तान की राजधानी कुंभा नदी के ऊपर है। ऐसे पसीने आएंगे भाई, पढ़ोगे तो रुकना नहीं है। तो ये हो गया पहला। और दूसरा क्या जाएगा, नांदल, पंजाब का दूसरा कौन सा नम भूमि क्षेत्र बता रहा हूं मैं। तो 10 जुड़े हैं नए रामसर संधि के अनुसार 2020 के अंदर। एक तो मैंने महाराष्ट्र का बता दिया, याद रखोगे। पंजाब का पहला, पंजाब के 3 क्षेत्र हैं। पहला कौन सा है, हरियाणा पुलिस वालों याद रखो, हरियाणा एसएससी वालों, यहां से क्वेश्चन आपके पंजाब के बॉर्डर से क्वेश्चन आ सकता है। पर्यावरण का खतरनाक क्वेश्चन चल रहा है बोर्ड के ऊपर। तो फिर नांदल, नांदल कहां पर है याद रखोगे, नांदल वन्य जीव, नांगल वन्य जीव अभयारण्य है, ये वन्य जीव अभयारण्य है, याद रखोगे। ये रूपनगर, रूपनगर जिले के अंदर है, याद रखोगे आप इसको। और तीसरा क्या है, केशोपुर, केशोपुर याद रखोगे, केशोपुर ये भी कहां पर है, गुरदासपुर, गुरदासपुर जिले के अंदर है, याद रखोगे। तो पंजाब के ये 3 नम भूमि क्षेत्र आपने याद कर लियोगे, मुझे उम्मीद है आप ऐसे पढ़ोगे, इनके बगैर आपका काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आपसे निवेदन है। और जो ये केशोपुर पड़ा है ना, ये रावी प्लस व्यास नदी के ऊपर है, इसके संगम के ऊपर है केशोपुर। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। फिर बचता है नांगल। और जब नांगल की बात चलती है ना, तो याद रखना ये सतलुज नदी, कौन सी नदी के ऊपर, सतलुज, सतलुज, सतलुज नदी के ऊपर है, ये याद रखोगे। ऐसे प्रश्न आपको आने चाहिए। और व्यास, रिसोर्ट और वीकेंड चलेगा ना, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसका आपको सीधी सी बात कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, घड़ियाल पाले जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो व्यास नदी आपका अंदर आंसर ही है उसके अंदर। तो आपको ऐसे पढ़ना है। अब 3 और 1 4 आपने कर लिए, 3 पंजाब के और 1 महाराष्ट्र का। बड़ा टॉपिक उठा रखा है मैंने, बहुत डीपली जा रहा हूं मैं। उम्मीद आप मेरा साथ जरूर दोगे। अगर आपको नौकरी लेनी है, परिवार और अपने समाज का नाम ऊंचा करना है, और दुश्मनों को मुंह तोड़ जो आपकी आलोचना करते हैं, ऐसी मेहनत से ही आप अपने दुश्मन का मुंह बंद कर सकते हो। जुबान से आप मत लड़ो, आप अपने दिमाग से लड़ो। आइए अगले आगे चलते हैं। कितने बचते हैं, 6। अब 3 और 1 4 हो गए। अब कितने बचते हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, यूपी के कितने आ गए, 6 याद रखोगे। उत्तर प्रदेश के 6 हैं, याद रखोगे। और उत्तर प्रदेश के 6 हैं, तो उसके अंदर पहला क्या जाएगा, याद रखोगे, बिल्कुल आसान है, नवाबगंज, नवाबगंज पक्षी विहार है, ये याद रखोगे, नवाबगंज पक्षी विहार है, ये आपको आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, नवाबगंज की, नवाब आ गया, तो इसकी बहन है पार्वती, पार्वती अरंगा, पार्वती अरंगा, ये भी पक्षी विहार है। 2 हो गए। और तीसरा आ जाएगा सैपे सैंडी, सैंडी ये भी पक्षी विहार है, याद रखोगे। चौथा आ जाएगा समसपुर, समसपुर ये भी पक्षी विहार है, याद रखोगे। आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ोगे तो ही आपको। फिर अगला आ जाएगा 5वां सरसई, सरसई ये भी पक्षी विहार है, याद रखोगे सरसई को। तो ये 5 मैंने बता दिए हैं, एक बाकी है, कौन सा हो जाएगा वो, समन, समन। मेन बात आपने क्या सीखी याद रखोगे, सै पे देख लो सैंडी, सै से समसपुर, सै से सरसई, सै से समन पक्षी विहार। 4 तो सै पे ही है, और एक क्या है, सॉरी मार्कर गिर गया था नीचे, तो और क्या है, एक कौन सा बच गया, पार्वती वाला, और एक क्या है, नवाब। तो नवाब, पार्वती, सैंडी, समसपुर, सरई, ये 6 नम भूमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश के जोड़े हैं। रामसर संधि चल रही है, खतरनाक क्वेश्चन है। और रामसर ईरान का, याद रखोगे, ईरान का क्या है, नया शहर है, जहां पर 1971 में ये संसार के नम भूमि क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए ये संधि की गई थी। तो भारत इसका सदस्य बना है 1 फरवरी 1982 को। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये है स्टैंडर्ड की करंट जीके, जो आप नहीं पढ़ रहे हो, पर्यावरण इन्वायरमेंट टॉपिक के ऊपर। भैया इतनी डिटेल आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ, अगर आप मेरे परिवार में जुड़ते हो। मेरे चैनल का नहीं, अपना चैनल है, और आपको अच्छा लगता है तो उसका आप सब्सक्राइब करो, मुझे और मोटिवेट करो, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत करूं आपके लिए। तो ऐसे पढ़ोगे आप। हो गया ये टॉपिक, अच्छा था ना। अच्छा, अब इसी तरह का, अभी मैं करंट पे चल रहा हूं, फिर मैं पर्यावरण का बिल्कुल पास्ट में भी जाऊंगा। अभी चलो, तो अभी तो क्या करंट ही नहीं खत्म हो रहा है इसका। फिर अभी एक याद रखोगे, 17 फरवरी से 22 फरवरी एक COP13 के नाम से एक सम्मेलन हुआ है। क्या, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं उसको।
अभी पर्यावरण के नए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये संधि उम्मीद आपने कर ली होगी, है ना। वो इतनी डिटेल आप शायद कोचिंगों में धक्के खा के परेशान भी हो चुके होंगे, कोई बताता नहीं भाई, पसीना आता है, मेहनत लगती है। तो अब क्या गया, कोप, कोप 13 याद रखोगे। ये जो वन्य जीव है ना, वन्य जीव है ना, वन्य जीव जो प्रवासी हैं, प्रवासी वन्य जीव है ना, उनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए याद रखोगे भाई, जो वन्य जीव है जैसे साइबेरियन सार्स है, बाहर से उड़ के हमारे यहाँ आता है ना। और अभी पिछले दिनों एक कोयल भी आई हुई थी, कौन से देश की आई हुई थी बताना मुझे। तो ऐसे नजर रखा करो, ये ऊपर से उड़ते हैं, आप देखते नहीं परिंदों को। तो और कछुए है ना, लेदर बैक कछुआ है ना, ओडी रीले कछुआ है ना, ये कछुए बाहर से आते हैं बेचारे, है ना, बहुत दूर दूर की यात्रा करके, है ना। तो जो वन्य जीव प्रवासी हैं, उनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए, सुरक्षित के लिए कोप 13 का आयोजन किया गया था 17 से 22 फरवरी को। याद रखोगे, गांधीनगर में। क्वेश्चन खतरनाक है। और प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका उद्घाटन किया था, और मोदी जी भी यहां पर उपस्थित थे। और ये हमारे, आपको पता ही है, पर्यावरण है ना, पर्यावरण और क्या लिखूं, वन और जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। 3 मंत्रालय है प्रकाश जावड़ेकर जी के पास। तो तारीख क्या बताई, 17 से 22 फरवरी। नाम क्या है, कोप। और जब कोप का नाम आता है ना, तो क्या पढ़ोगे आप, सी से क्या पढ़ोगे, कॉन्फ्रेंस। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, मैं हिंदी में लिखता हूं आपके लिए, कॉन्फ्रेंस। ओ से क्या बन जाएगा, ओफ। पी से क्या बन जाएगा, पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस विषय पर हुआ है ये, वन्य जीवों की जो प्रवासी प्रजातियां भारत में आती हैं उसके संरक्षण के लिए। और भारत सबसे मेन चीज, इस सम्मेलन की अध्यक्षता कितने वर्ष के लिए करेगा, यह पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। लगातार 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए भारत इस सम्मेलन का अध्यक्ष रहेगा। गांधीनगर, जिसको आप वृक्षों की राजधानी के रूप में जानते हो। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा मस्त है, एग्जाम में आने लायक है। डेट पूछे तो गांधीनगर में हुआ तो, किस विषय पर हुआ तो, और याद रखोगे, है ना। और प्रजातियां क्या है, वन्य जीव हमें आपस में जोड़ते हैं, हमें इनका आदर करना चाहिए। ये इस सम्मेलन का विषय था, थीम था भी, वन्य जीव हमें आपस में जोड़ते हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, आपने छोड़ रखा होगा। अगर पढ़ा भी होगा तो इतनी डिटेल नहीं पढ़ी होगी आपने। आपको सिर्फ कोचिंग में या ऑनलाइन में या वन लाइनर में आपको एक ही बात बताई होगी, कोप 13 वन्य जीव प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ है गांधीनगर में। इतना पढ़ के आप आगे बढ़ जाते हो। अधूरा ज्ञान जहर है, याद रखना आपके भाई अजय की ये बात। पूरा पढ़ो तो पूरा पढ़ो, वरना मत पढ़ो। आगे चलो, हो गया क्वेश्चन भी। अब जब कोप ऊपर बोर्ड पे है, मेरा आदत है टॉपिक पे मैं पॉइंट पे पॉइंट चलता हूं, मेरा 10 बढ़ता। तो ये कोप 13 था ना, ये तो इस विषय पे था। अब मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, दोबारा लिखो इस कोप को। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, कोप। क्या लिखा मैंने, कोप। अब मैं कोप क्या लिखूं यहाँ पे, 26। कोप 26 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, कोप 26। कोप 25 क्या आ जाएगा, 25। क्या सीखे आप मुझसे, बता सकते हो, कुछ समझ में आया। तो कोप 26 2020 में कौन सा शहर, ग्लासगो शहर है, कहां का, स्कॉटलैंड का। जब कोप शब्द आ जाए डरना मत, पर्यावरण के बारे में है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अबाउट इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में ये पार्टीज सारे देश आपस में मिलते हैं। तो याद रखोगे 2020 का कोप कहां पर होना है, ग्लासगो। कहां का शहर है, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड कहां पे है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। याद रखोगे यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या शामिल है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। याद रखोगे ब्रिटेन भी उसके अंदर शामिल है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और जब कोप की बात चलती है तो सबसे खतरनाक कोप कौन सा था, कोप की फुल फॉर्म दे दिया मैंने आपको। कोप 21 कब हुआ था, 2015 पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। याद आया मोदी, याद आया मैक्रो, फ्रांस का राष्ट्रपति मोदी और मैनुअल मैक्रो, है ना। तो यहां पे क्या था, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की यहां पर क्या नींव रखी गई थी। और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है क्या,
एकमात्र यूएनओ का एकमात्र अभिकरण जिसका मुख्यालय हरियाणा में यानी कि भारत में एकमात्र गुरुग्राम में। याद आया क्वेश्चन? तो आपको कोप ऐसे पढ़ने हैं और पिछला कोप पूछे जो कोप 25 अगर आपसे पूछ ले तो कहां पर हुआ, ये कहां पर हुआ था, ये याद रखोगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड, याद रखोगे। और इससे वाला पीछे वाला को पूछ ले तो कहां पर हुआ था, पोलैंड में, ऐसे याद कर लो। इससे पीछे वाला पूछ ले तो कहां पर हुआ था, बोन, जर्मनी का शहर, याद रखोगे। मैंने ऐसे याद कर रखे हैं भाई, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे, ऐसे पढ़ना है। कोप 26 25 देखो ये तैयारी होती है, ऐसे इसको बोलते हैं फाइट करना एग्जाम में, ऐसे उल्टा सुल्टा दाएं बाएं 360 डिग्री पे अपने माइंड को घुमा दो, जैसे मैंने घुमा रखा है, कुछ नहीं रखा फालतू बातों में, बस टारगेट पे नजर रखो। आलोचना करने वाले का जयकारा लगाया करो, अगर वो आलोचना नहीं करेगा तो हम और ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, याद रखोगे। तो आप ऐसे पढ़ोगे। आगे चले तो ये कुछ बातें थी, कोप आपने पढ़ लिया, उसके बाद रामसर संधि आपने पढ़ ली और सारे आपने रिजर्व सारे सेंटर आपने याद कर लिए। अब बात करते हैं पर्यावरण दिवस की, जो आप जी बिल्कुल, हाँ जी 5 जून को आपने पर्यावरण दिवस पढ़ा है, मैं मानता हूं 2020 को, है ना। अब पर्यावरण दिवस के बारे में आपने रट्टा में रखा है 1972 स्टॉकहोम, है ना, स्वीडन की राजधानी में, याद रखोगे। यूएनओ की महासभा ने एक विषय के 119 देश शामिल थे और क्या था, मानव का पर्यावरण विषय पर एक सभा की और उसके अंदर 119 देशों ने भाग लिया। और यहां पर महासभा ने एक निर्णय लिया कि एक विषय पर पूरे एक यूएसए ने, अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया, वन वर्ल्ड यानी कि एक दुनिया विषय पर। कहा 119 देशों ने सलामी दी, ठीक कहते हो, पर्यावरण में हमारी पृथ्वी एक, हमारा दुनिया एक है, हम इसको बचाएंगे। तो पर्यावरण सम्मेलन की, याद रखोगे, पर्यावरण दिवस की नींव वहां पर पड़ी थी, याद रखोगे। लेकिन 5 जून 1974 को प्रथम आधिकारिक पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आधिकारिक कब मनाया गया, प्रथम, याद रखोगे 5 जून 1974 को आधिकारिक रूप से। तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। जब मैं कोई वर्ड खराब नहीं करने देता, जब स्वीडन आया, स्टॉकहोम आया, तो स्वीडन संसार का प्रथम देश है जो कचरे का कूड़े करकट का 100% क्या करता है, रिसाइकिल करता है। रीयूज भी कर सकते हो, रिसाइकिल भी कर सकते हो, और रिड्यूस भी। तो आपने क्या सीखा, स्वीडन पहला देश है संसार का जो पूरे कचरे का पुनर्चक्रण करता है, उससे बिजली बना रहा है, याद रखोगे। विदेशों से भी कचरा मंगवा रहा है स्वीडन को, देखो कमाल की बात। और हमारे यहाँ भारत स्वच्छता अभियान चलाया, सड़कों पर आज भी कुछ कचरे के ढेर हैं, याद रखो। हो गया क्वेश्चन, आसान था। तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में ये 3 आया ना, तो ये क्या है, पर्यावरण के 3 R, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूज। आपसे पूछेंगे पर्यावरण के 3 R क्या हैं, तो रीयूज, रिसाइकल और रिड्यूज एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ये देखो आपको ऐसे पढ़ना है, सीधी सी बात है। और जब दोबारा से पर्यावरण की बात चलती है तो आप क्या याद करते हो, हाँ, अभी 5 स्टार मिले है ना, 5 स्टार रैंकिंग स्वच्छता में मिले, किसे मिले, 5-6 शहरों को 5 स्टार रैंकिंग दी गई है। 5 स्टार रैंकिंग में क्या सूरत शामिल है, क्या नवी मुंबई शामिल है, क्या राजकोट शामिल है। मुझे कैसे याद है ये क्वेश्चन, ऐसे भी आपको आने चाहिए। इंदौर है क्या यहाँ पे या नहीं है, और शहर कौन सा बाकी है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये 5 स्टार रैंकिंग 5-6 शहरों को दी गई है, किस चीज के लिए, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। और जब पर्यावरण की अभी मैं नई बातें बता रहा हूं, थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। अभी पर्यावरण के अंदर क्या है, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, राष्ट्रीय हरित
प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी मुझे बताना। 2010 मेरा ठीक है या गलत है मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो किया करो, मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करो, बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हैं क्या? पीछे वाले स्वतंत्र कुमार थे क्या? याद रखोगे, इससे पीछे वाले वर्तमान आदर्श कुमार गोयल है क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ये पर्यावरण के मानकों को निर्धारित करता है और जो भी पर्यावरण के नियमों को तोड़ता है उनको जुर्माना लगाता है, उनको पेनल्टी लगाता है। याद रखोगे, हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों के ऊपर भी इसने पेनल्टी लगाई है क्योंकि वहां पर उद्योगों के द्वारा बहुत ज्यादा पोल्यूशन किया जाता है। और इसने पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में शिमला के होटलों के पानी के कनेक्शन भी कटवाए थे क्योंकि वहां पानी की वेस्टेज ज्यादा हो रही थी। और इसने गंगा नदी है जो हमारी राष्ट्रीय नदी है उसके 50 मीटर तट के 50 मीटर तक के एरिया में क्या किसकी रोक लगाई थी? कोई भी निर्माण कार्य भवन नहीं बनाया जाएगा। और इसने जंतर मंतर पर भाषणबाजी और धरने प्रदर्शन पर भी रोक लगाई थी। और इसने एक काम और भी किया था, दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल के जनरेटर इसने बंद करवाए थे। तो बहुत, और वैष्णो देवी जो माता वैष्णो देवी है हमारी, और वहां पर भी इसने क्या किया था, प्रतिदिन यात्री जो तीर्थ यात्री जाते हैं उनकी भी संख्या निर्धारित की थी ताकि वहां पर क्या हो, पोल्यूशन ना हो। यह है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, इसका बैकग्राउंड था। अब बात करते हैं 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया है, एक पर्यावरण सम्मेलन का क्या किया है, आयोजन किया था दिल्ली में। खतरनाक क्वेश्चन है, पूछ लेंगे आपसे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भारत में कहां पर, दिल्ली में एक पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया था 2017 में। और जब दिल्ली में की बात मुझे याद आती है तो यमुना के किनारे पर पक्की पार्किंग बनाई थी। किसने? याद रखोगे, श्री आर क्या है, श्री 1000 रविशंकर है क्या, आर्ट ऑफ लिविंग का संस्थापक। तो उसने एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रोग्राम किया था 2-3 साल पहले। तो उसने भी यमुना नदी के किनारे पर पक्की पार्किंग बना दी थी, मिट्टी को वो करके हटा के। तो उसके ऊपर भी कई करोड़ का जुर्माना लगाया था पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। और जब रविशंकर की बात आती है, आर्ट ऑफ लिविंग की बात आती है, तो आपको क्या याद आता है? तनाव दूर करने के लिए, हरियाणा की जेलों में कैदियों का तनाव दूर करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के साथ हरियाणा सरकार ने कभी समझौता किया था। याद रखोगे, रविशंकर जी के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं मेरे को दिमाग में, इतने क्वेश्चन, इतनी तैयारी आपकी है तो आप फाइट में हो, आपको कोई हरा ही नहीं सकता भाई, सीधी सी बात है। और मेरे साथ जुड़ोगे तो मेरा काम है आपको और तेज दौड़ने के लायक बनाना। मैं वो इंसान नहीं हूं एक क्लास में आपको 20 क्वेश्चन दूं, 20 में से 20 क्वेश्चन भी अधूरे दूं और वो क्वेश्चन भी आपको न आए और वो पेपर में कभी आते नहीं होते, आप मुंह लटका के बाहर आते हो, ऐसा मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। आगे चलते हैं, पर्यावरण के ऊपर बात चल रही है, अब चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में करते हैं पर्यावरण के। आपसे पूछ ले पर्यावरण के संघटक कौन कौन से हैं, तो पहला आ जाएगा जैविक संघटक। मैं आज पूरा बताने की कोशिश करूंगा पर्यावरण के बारे में आपको, भाई कोशिश है मेरी, आप मेरा साथ दो। जैविक घटक में क्या जाएगा, हम जिंदे हैं ना, तो यहां पे क्या लिख दोगे यहां पर, जीव, फिर क्या जाएगा, सूक्ष्म जीव, फिर क्या जाएगा, पादप यानी कि पौधे। हो गया भाई जैविक घटक। फिर दूसरा क्या जाएगा, अजैविक के नीचे क्या लिख दो, भौतिक घटक में क्या आ जाएगा, स्थल मंडल, जल मंडल, याद रखोगे, फिर वायुमंडल। हो गए भाई 3 क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्या जाएगा, ऊर्जा संघटक, इसमें क्या लिखोगे आप, याद रखोगे, सौर ऊर्जा, और क्या जाएगा, भूतापीय ऊर्जा, भूमि भी गर्म होकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अरे मां है भूमि, तो हमारी माता है। तो ये देखो पर्यावरण के संघटक याद रखोगे, ऐसे पढ़ोगे आप, ठीक है। आगे चलें, अब जब सौर ऊर्जा आ गई तो सूर्य आपको पता ही है, आज सॉरी साइंस में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ सूर्य स्टार्ट कर देता, मैं हीलियम है, हाइड्रोजन है, सूर्य एक तारा है, ऐसा कुछ है ना, कोरोना है, किरणा बोलते हैं, जो भी छोड़ो एक बार, तो आप पर्यावरण में वापिस आ जाओ एक बार। तो मेरी तो आदत है वर्ड टू वर्ड बताने की, और ये सीखोगे तो ही आप कामयाब होगे, ठीक है। तो ये संगठक याद हो गए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपके सामने, जैव, अब आ जाएगा, प्रश्न था जैव विविधता, हॉटस्पॉट
हॉटस्पॉट, भाई सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर है? या विषुवतीय वर्षा वन है। याद रखोगे सबसे ज्यादा जैव विविधता यहां पर पाई जाती है। और भारत का मैंने मानस आपको बता ही दिया, अभ्यारण्य, और पश्चिमी घाट से सादरी घाट भी बोलते हैं उसको, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्वेश्चन भी याद रखोगे। और उसके बाद में इकोलॉजी जो शब्द है ना, इसका इकोलॉजी शब्द का अर्नेस्ट हैकेल ने प्रयोग किया था। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने, याद रखोगे, ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए। और फिर बर्टलैंड, मैंने अगला नाम क्या लिख दिया? बर्टलैंड। इसने क्या किया था? विकासवाद या पर्यावरण का स्थायी विकास का सिद्धांत किसने दिया है? बर्टलैंड ने। ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए भाई, ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन भी देखो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ऐसे पढ़ोगे। और जब पर्यावरण की बात आती है, और पर्यावरण में कौन रहता है? मानव, हम भी तो रहते हैं ना। तो पर्यावरण में याद रखोगे सक्षम कार्य करने के लिए एक मानव को कितने तापमान की जरूरत होती है? भाई पर्यावरण में एक मनुष्य को सक्षम तरीके से अच्छा काम करने के लिए, तो याद रखोगे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सक्षम है हमारे लिए, आदर्श तापमान है हमारे क्रियाकलाप करने के लिए, मनुष्य के लिए। और इसी सक्षम कार्य का तापमान हो गया। और ये सक्षम कार्य हेतु अगर आर्द्रता पूछ ले, भाई एक मनुष्य के लिए सक्षम आर्द्रता कितनी है, तो याद रखोगे 60 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता जरूरी है हमारे लिए। उससे ये हमारे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है पर्यावरण को आप ऐसे पढ़ोगे। आगे चले, खत्म नहीं होगा, टॉपिक बहुत अच्छा है। और उसके बाद में भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भाई मैं करूं क्या, मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो। तो फिर पर्यावरण के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए, ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाला इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। और इसी ग्रीन पीस ने, याद रखोगे, गुरुग्राम को सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित किया था। ग्रीन पीस आप जीके पढ़ते हो, हरियाणा गुरुग्राम, मैंने एक जिला दिया है हरियाणा के लिए, गुरुग्राम जिले को पढ़ना आप अच्छे से। वीडियो शायद मैंने डाल दिया गुरुग्राम का, 5-6 हरियाणा के जिले मैंने दे दिए हैं भाई। अगर नौकरी लगना है तुमको पढ़ लो, फायदा रहेगा, बेनिफिशियल आपके लिए। तो ग्रीन पीस संस्था याद हो गई। फिर पर्यावरण विभाग की बात आ जाए, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 1980 में। फिर आ जाए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? सबने रट्टा मार रखा है 1986। काम नहीं चलेगा, यहां लिखोगे 19 को दोबारा, 19 नवंबर 1986 को ये लागू किया गया है। और 1986 का एक अधिनियम और कौन सा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 1986 का है, याद रखोगे। और जब पर्यावरण 1986 आया तो जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम ये कब बना? 1974 में। और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 में। तो आपकी कुछ तैयारी ऐसी भी होनी चाहिए। आप मुझे क्या देख रहे हो, मैं एक सेकंड भी खराब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से कभी पढ़ा होगा। तो आप भी पढ़िए, औरों को सिखाइए, सबको अपने जैसा। मेरा सपना है सब मेरे जैसे, जितना मुझे, मैं ये तो नहीं कहता मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मुझे जितना आता है ना, मेरी ड्यूटी है सामने वाले को। मैंने लॉकडाउन में यही सीखा, पता नहीं लाइफ का कब एंड हो जाए। हम जब तक जीवित हैं, हमारे अंदर जो अच्छी क्वालिटी है, जो अच्छी टेक्निक है, वो अपने सब छोटे भाई बहन जूनियर्स को मैं सिखाऊं। तो आप भी, मेरा यही संदेश है, जितना आपको आए सामने वाली पार्टी को बगैर कोई भेदभाव के सिखाने की कोशिश किया करो। तो हो गया ये भी। आगे चलें, आगे आ जाओ। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। खेत कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? पारिस्थितिकी तंत्र कैसा है? खेत, याद रखोगे, खेत कृत्रिम है। खेत क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। और खेत से मुझे क्या याद आता है? धान का खेत, है ना। आप कहते हो धान खेत में मीथेन निकलती है, सही बात है ये, बिल्कुल ठीक बात है ये।
चावल धान के खेत में, ठीक है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, और पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? ट्रांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का किया था। और पूछ ले, संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है दुनिया में, समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर पूछ ले, तालाब कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? आप कहोगे जी है प्रारंभिक पारिस्थितिकी तंत्र है, याद रखोगे। तालाब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जब एक जीव दूसरे जीव से क्या करता है, या तो भोजन ग्रहण करता है, या समझ रहे हो ना आप, जैसे कीड़ा किसको खाता है? मेंढक को कौन खाता है? सांप को कौन खाता है? गिद्दड़ को कौन खाता है? शेर, ऐसे है ना। तो ये याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए भाई, सीधी सी बात। क्योंकि पर्यावरण के अंदर मेरी तरफ हुकूमत, आप जो आए, मैंने कैसे याद कर रखा है, रट्टा नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए आप गिनना बैठ के एक वीडियो में, है ना। तो ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर और कोई क्या बचता है? फिर पूछ ले आपसे, घास, वन और स्थल, मरुस्थल कैसे पारिस्थितिकी तंत्र है? ये कैसे बताओगे आप मुझे? ये स्थलीय, ये सारे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं, याद रखोगे। घास से मुझे याद आता है बांस भी एक घास है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, बांस कनकलेव यानी कि सीधी सी बात है, सेमिनार लगा लो यार देसी भाषा में, अरे सम्मेलन लगा लो भाई। बांस के ऊपर अभी सम्मेलन हुआ था, कहां पर? और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, और वहां पर गंजू सिंह नाम के कोई व्यक्ति वहां पर उपस्थित थे। वो कौन थे? बांस, याद रखोगे। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए। और फिर एक नाम लिखता हूं मैं, फ्रेडरिक रेटेंजल। कौन है ये? मानव भूगोल का जन्मदाता है। क्यों बताया? पर्यावरण, मनुष्य जो क्रियाकलाप करता है पृथ्वी के ऊपर, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। तो मानव भूगोल का जन्मदाता। मैं आपको बता रहा हूं एक टॉपिक में आपको कितनी नॉलेज कहां से लेनी पड़ेगी, तब आप कुछ एक क्वेश्चन करने के लायक बन पाओगे एग्जाम में। तो ये हो गया, इसको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर पर्यावरण की बात चलती है, पेड़ पौधों की बात चलती है, तो खेती पे क्वेश्चन क्या आएगा? जूमिंग खेती क्या है? संसार की सबसे पुरानी प्रणाली है, याद रखोगे कृषि की जूमिंग खेती, इसको भी याद रखना। और जूमिंग खेती आपको पता ही है कहां पर आदिवासी करते हैं, याद रखोगे, है ना। झारखंड भी हो सकता है वो, मेघालय भी हो सकता है वो, त्रिपुरा भी हो सकता है, पूर्वोत्तर भारत पूरा हो सकता है, याद रखोगे। जंगलों को काटकर, है ना, फसल उगाना, फिर आगे जाके जंगल काटना, फिर फसल उगाना, ऐसे चलते चलते जूमिंग खेती, है ना, चलवासी कृषि है, ये याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और जब कृषि की बात याद आती है, खेती की बात याद आती है, तो मुझे पंतनगर याद आता है। तो पंतनगर की क्या खास बात है? पंतनगर को भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली मानते हैं। पंतनगर कहां पर है? गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। तो पंतनगर को, हाँ, अब हरित क्रांति आ गई। तो 1966-67 में उत्तर भारत में गेहूं की पैदावार को बढ़ाने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश विशेष राज्य थे। और गेहूं के ऊपर क्वेश्चन आएगा मैक्सिको। गेहूं कहां से आई? हमारे मैक्सिको। और मैक्सिको में विश्व हरित क्रांति का जनक कौन था? डॉक्टर नॉर्मन डी ब्लॉग के नाम से डॉक्टर नॉर्मन डी ब्लॉग कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। पेपर में आ सकता है, नॉर्मन डी ब्लॉग, याद रखोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। और दूसरी हरित क्रांति कब आई? ये तो 66-67 में आई थी, 1966-67 में फर्स्ट आई थी। द्वितीय हरित क्रांति, जिसको इंद्रधनुष्य क्रांति कहते हैं, इंद्रधनुष्य क्रांति, रेनबो क्रांति बोलते हैं उसको, याद रखोगे, 2002 में आई थी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। ये भारत के जो 5, 6, 7, 8 बहन हैं, छोटे छोटे राज्य हैं,
तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए। कितने क्वेश्चन बता रहा हूं लिखना, और आप मैं कोशिश जो मैं आज बता रहा हूं ना, तो मुझे कोई एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे छोटे मेरे जूनियर की तलाश रहेगी। ये सारे क्वेश्चन एक दिन जितने एक वीडियो में बताता हूं उतने सारे लिख करके आप पोस्ट करें मुझे, मैं देखूं तो सही कि आप लिखते हो या नहीं। इन क्वेश्चंस को पता तो चले एक वीडियो में कितना मैटर आपको मिल रहा है, आप उसको कवर कर रहे हो या नहीं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये अजीब से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। फिर पर्यावरण आया, तो सबसे अब पर्यावरण पे क्वेश्चन कौन से आते हैं आप याद करते हो जी, क्षोभ मंडल है ना। क्षोभ मंडल क्या है, मौसमी परिवर्तनों की छत है ना, ऋतु परिवर्तन, बादल, वर्षा सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है। सही बात है। फिर अगर मैं पूछ लूं आपसे समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में याद रखोगे क्या, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं क्या, बताना मुझे। थोड़ा पूछ रहा हूं मैं आपसे, डिटेल नहीं जा रहा हूं मैं, इसमें किलोमीटर याद नहीं करवाऊंगा। हर टीचर आपको किलोमीटर याद करवाएगा, ये तो लिख लो 16 से 18, 18 से 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोई नहीं पूछता इन क्वेश्चंस को, आप फद्दू बात मत बना करो किसी से। तो समताप मंडल में ठीक बात है, ये सही बात है। फिर अगर मैं पूछ लूं आयन मंडल में क्या होता है, अच्छा ये बताओ, रेडियो तरंगे कहां पर काम करती हैं, आयन मंडल में या नहीं। और फिर है बाह्य मंडल में क्या खास बात है, बाह्य मंडल बिल्कुल ऊपर वाली लेयर, क्या खास बात है यहां पर याद रखोगे। बाह्य मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस ज्यादा मात्रा में होती है। चलो मुझे एक बात बताओ, समताप मंडल है आपके पास, आयन मंडल है आपके पास, क्षोभ मंडल है, तो आप मुझे बताना ओजोन गैस कौन से मंडल में होती है। ओजोन O3 ओजोन गैस किस में बनती है, जो हल्की नीली होती है, मछली जैसी, जिसमें गंध आती है, बताना मुझे। ओजोन गैस, ये प्रश्न आपको आना चाहिए। हाँ, और ओजोन परत, ये भी आपको क्वेश्चन आना चाहिए। और ओजोन परत पे बात होती है तो आपने रट्टा मार रखा होगा, शेविंग क्रीम, कीटनाशक, एसी आप चलाते हो, फ्रिज आप चलाते हो, और फोटोकॉपी जो आप करवाते हो, मशीन चलती है ना, उन सब से CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फ्रीऑन इसका रासायनिक नाम है। तो ऐसे भी हम पहुंचा रहे हैं नुकसान। और अभी ओजोन के ऊपर एक छिद्र बना था और वो कहते हैं भर गया है, तो कहां पर बना था वो, अंटार्कटिका महाद्वीप पर या आर्कटिक महाद्वीप पर। मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बताइएगा मुझे। तो आप, और डॉब्सन किसकी इकाई है, डॉब्सन ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है क्या, डॉब्सन। तो देखो पर्यावरण क्वेश्चन देखो आप कैसे हो रहे हैं। तो इस बहाने आप ये वाला टॉपिक भी पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, और मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, मेरा काम है आपको टच करवाना हर टॉपिक के ऊपर ले जाके, तो आप ऐसे पढ़ोगे। आगे चलें, अब आ जाओ। देखो आप सोचोगे अभी तो पर्यावरण की बात चल रही है, खत्म ही नहीं हो रहा टॉपिक, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है ना। फिर पर्यावरण के ऊपर अपन बात करते हैं, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। किसकी बात करेंगे, पर्यावरण के आंदोलनों की बात चलती है। तो कौन कौन से आंदोलन हैं जो आपको आने चाहिए, बताओ, स्टार्ट हो जाओ। तो पहला क्या लिखूं, बोलो। एक आपने रट्टा मार रखा है, चिपको आंदोलन, है ना। तो क्या है ये, चिपको आंदोलन, है ना। आप कहते हो जी रेनी नामक ग्राम था, है ना, रेनी नामक ग्राम उत्तराखंड में, है ना, चिपको आंदोलन, ठीक बात है। वृक्ष है ना, तो वृक्ष को कटने से बचाने के लिए, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है आपका। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये महत्वपूर्ण क्यों है, ऐसी क्या चीज हुई थी इस आंदोलन में कि कुछ हुआ था क्या अजीब सा, कुछ अलग सा। और 1970 के दशक में हुआ था क्या ये आंदोलन। और आप पढ़ते हो सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। और मैं इसको याद करवाने की बजाय लिखूंगा चंडी प्रसाद भट्ट, और मैं आपको याद करवाऊंगा गोरा देवी, प्रथम महिला जिसने नेतृत्व किया था भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन का।
ये याद रखोगे, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और इसकी एक तारीख लिख लो, 26 नवंबर 1974 को प्रश्न आ जाए भारत का प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव कब रखी गई, तो 26 नवंबर 1974 को। और एक महिला ने नेतृत्व किया था, महिला भी चिपकी थी पेड़ से, क्या नाम है, गौरा देवी, ऊपर चंडी प्रसाद भट्ट। और आप सिर्फ एक पढ़ते हो, सुंदरलाल बहुगुणा, सबको आता है। नीचे से क्वेश्चन पूछ लिया तो ये भी आपको आना चाहिए। चिपको आंदोलन आप ऐसे पढ़ोगे। अब पूछ ले, ये रैनी नामक ग्राम है, कहां पर है, तो याद रखोगे ये तो है विष्णु गंगा और ये है ऋषि गंगा, और इन दोनों के संगम के ऊपर जोशी मठ के पास स्थित है ये आपका रैनी नामक ग्राम। आपको चिपको आंदोलन ऐसे पढ़ना है। अब कौन सा वृक्ष था मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में, जिसको कटने से बचाने के लिए महिलाएं पुरुष पेड़ों से चिपक गए थे इस क्षेत्र में। तो ये वृक्ष का नाम आना चाहिए आपको, जो घरेलू रोजमर्रा के लिए ये आदिवासी इस्तेमाल करते थे। तो हो गया आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, अब चिपको हो गया, तो अगला कौन सा लिखूं, आपने रट्टा में रखा है अपिको, अपिको आंदोलन। ये 1983 में हुआ था। अपिको आंध्र प्रदेश के कन्नड़ क्षेत्र में, ये भी पेड़ों को बचाने के लिए हुआ था अपिको आंदोलन। दूसरा हो गया। तीसरा लिखता हूं मैं आपके सामने, चिल्का बचाओ। चिल्का झील है, तो चिल्का बचाओ ये 1991 में मछुआरों ने चलाया था। क्यों चलाया था, संक्षेप में बता देता हूं। भारत सरकार ने टाटा कंपनी को झींगा मछली पकड़ने का यहां पर पट्टा दे दिया था। तो चिल्का झील में 192 गांव हैं जो कुछ कमा कर खाते हैं मछुआरे, याद रखोगे। और चिल्का झील 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है और एशिया का सबसे बड़ा लैंगून है। एशिया का सबसे बड़ा लैंगून है, खारे पानी की झील है, याद रखोगे। और चिल्का झील कहां पर है, ओडिशा के उत्तरी सरकार तट के ऊपर स्थित है। तो यहां पर मछुआरों ने क्या कहा कि अगर टाटा कंपनी झींगा मछली पकड़ेगी तो 192 गांव भूखे मर जाएंगे। आंदोलन किया और सरकार को 1992 में टाटा कंपनी का ये पट्टा कैंसिल करना पड़ा और मछुआरों की जीत हुई। तो चिल्का बचाओ आंदोलन भी पर्यावरण का एक अच्छा आंदोलन है, याद रखोगे। उसके बाद में हम चलते हैं चौथा, 3 हो गए हैं, तो चौथा आ जाएगा टिहरी गढ़वाल आंदोलन था। ये बांध का आंदोलन था, याद रखोगे। और टिहरी भागीरथी नदी प्लस भिलांगना नदी के संगम पर बांध बनाया गया था, जो 23 गांवों को पूरी तरह से डुबो रहा था। तो यहां पर भी, और इस टिहरी बांध परियोजना को याद रखोगे 1972 में मंजूर किया गया था। तो यहां पर भी लोगों ने इस बांध के खिलाफ पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन किया था। और जब बांध की बात चलती है तो अगला 5वां आ जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, याद रखोगे। और ये सरदार सरोवर बांध है, और याद रखोगे ये नर्मदा जिला है और केवड़िया नामक स्थान है, याद रखोगे। यहां भी बांध की ऊंचाई बढ़ा दी गई थी, तो बहुत सारे गांव डूब रहे थे, खेती योग्य कृषि भूमि भी डूब रही थी, किसान भूखे मर रहे थे। इस बांध की ऊंचाई को कम करने के लिए, याद रखोगे, 1979 में इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया था। और मेधा पाटकर ने यहां पर भूख हड़ताल भी की थी, आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध का, याद रखोगे। कब किसने उद्घाटन किया था, 1961 में पंडित नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और जब छठा है तो वो हो जाएगा बीज बचाओ आंदोलन,
याद रखोगे 1990 में चलाया गया था। ये भी टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में चलाया गया था और विजय जड़मारी इसके प्रमुख संयोजक नेता थे। और यहां पर 12 प्रकार के बीज खेतों में आदिवासी बोते थे, लेकिन सरकार ने इन बीजों को बंद कर दिया और बोले आप सिर्फ सोयाबीन बोइए, सोयाबीन और चावल को बोइए। इसलिए आदिवासियों ने विजय सिंह जड़मारी के नेतृत्व में आंदोलन किया और चावल की याद रखोगे 200 किस्में बचाई, 200 प्रकार के किस्म चावलों की बचाई इन्होंने आंदोलन करके, बीज बचाए। और राजमा के भी लगभग राजमा के 150 किस्म राजमा की बचाई। तो ये क्वेश्चन हरियाणा में 2-3 साल पहले आया था और लोग सिर में ऐसे खारिश करते रह गए थे, क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, ऐसे दांतों तले उंगलियां अंगूठा दबा रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन भी हरियाणा पूछ रहा है। तब मैं इतना आपको डीपली करा रहा हूं। इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इस वीडियो को देखने के बाद आप पर्यावरण में करंट टॉपिक में पास्ट में आप कुछ कॉन्फिडेंस क्रिएट करके ही एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करोगे। आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, पक्की बात है भाई, आप ऐसे पढ़ोगे। ठीक है, नर्मदा हो गया, ये हो गया, फिर एक 6 हो गया क्या, 5 छठा लिख लो शांत घाटी है ना, साइलेंट वैली केरल में है ना, इसके लिए भी आंदोलन हुआ, याद रखोगे। और सरेंद्री वन कहते हो, सरेंद्री नाम था ना द्रौपदी का था, क्योंकि यहां पर पांडव है ना वनवास के दौरान आए थे। और याद रखोगे, और इस सरेंद्री वन शांत घाटी खोज याद रखोगे 1847 में एक अंग्रेज ने की थी, उसका नाम बताना मुझे। तो यहाँ पे भी आंदोलन हुआ है, शांत घाटी साइलेंट वैली आप बोलते हो। और जब केरल से याद आता है तो मुझे एक अभी हाथी के ऊपर एक अथीनी जो गर्भवती थी उसको अनानास में बम खिला के मार दिया गया ना, तो केरल की घटना है। बड़ा गंदा काम किया लोगों ने, क्योंकि हाथी हमारा राष्ट्रीय विरासत जीव है, राष्ट्रीय विरासत जीव हमारा हाथी है, याद रखोगे। गंगा डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, याद रखोगे। और 1973-72 के बाद बाघ को राष्ट्रीय जीव घोषित कर दिया गया, याद रखोगे। और ये क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। कितना मैटर हो गया देखना आप। तो ये सारे आंदोलन आपने उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। अब आगे चलते हैं तो अब क्या बचता है। अब पर्यावरण में कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब पर्यावरण के कुछ सम्मेलन आपसे पूछते हैं। तो 1992 का सबसे इंपॉर्टेंट है पृथ्वी सम्मेलन, याद रखोगे। ब्राजील में हुआ है ये, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में, याद रखोगे। पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण का प्रसिद्ध है। वैसे 1972 में प्रथम मैं आपको बता चुका हूं, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में। और इसके अलावा पूछ ले तो कोपेनहेगन का की राजधानी है डेनमार्क की। ये पर्यावरण सम्मेलन भी पूछते हैं कई बार। फिर है जी हेलेंसिंकी कहां की राजधानी है, फिनलैंड की। यहां का पर्यावरण सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है, याद रखोगे। फिर है जी बाली पर्यावरण सम्मेलन, बाली शहर कहां का है, इंडोनेशिया का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब है, फिर है जी क्योटो प्रोटोकॉल, ये कहां पर है, जापान में। और जापान में 2010 में एक और हुआ था, नागोया। ये सारे पर्यावरण सम्मेलनों के नाम बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने पढ़ रखा है। तो भैया अंत नहीं है तो आप कुछ ऐसे पढ़ोगे, सीधी सी बात है। और जब पर्यावरण सम्मेलन की बात चलती है तो अभी आपने क्या पढ़ा था, 5 जून को क्या लिखूं मैं यहाँ पे, पर्यावरण दिवस। और इसके नीचे अगर मैं लिख दूं 5 जून को तो आपने लिख दिया, अगर मैं लिख दूं 3 यहां पे क्या लिखूं, 3 मार्च, क्या लिखूं यहां पे, 3 मार्च को बताना कौन सा है। फिर मैं यहां पे लिख दूं 21 मार्च, फिर क्या लिख दूं नंबर 4 पे 22 मार्च, फिर क्या लिख दूं 23 मार्च, फिर क्या लिख दूं यहां पे मैं 10 मई, फिर क्या लिख दूं मैं 10 जून। देखो मैंने कैसे याद कर रखा है। तो यहां पे भी कुछ पर्यावरण से संबंधित है कि नहीं कोई बातें। फिर मैं क्या लिख दूं, बताओ मुझे अब इन बातों को। 3 मार्च को पसीना ज्यादा आ गया, बताओ 3 मार्च को कौन सा दिवस है। 3 मार्च को विश्व वन्य प्राणी दिवस, विश्व वन्य
प्राणी दिवस, क्योंकि पर्यावरण के ही हैं सारे ये, विश्व वन्य प्राणी दिवस याद रखोगे। अब वन्य है तो 21 मार्च क्या जगह विश्व वन्य दिवस, विश्व वानिकी दिवस याद रखोगे। वन्य हो गया, वानिकी हो गया, तो 22 मार्च को क्या हो जाएगा बताओ मुझे, क्या लिखूं यहाँ पे। ऐसे देखो भाई मैंने प्रैक्टिस कर रखी है तो मैं आपको थोड़ा सा स्लो हूं अभी, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप भी सोच रहे होगे ये तारीखें जो लिखी है भाई साहब ने तो ये कैसी क्या है। तो मुझे बताओ 22 मार्च को कौन सा दिवस आएगा। 22 मार्च को याद रखोगे वन है तो वन में दे देंगे हम जल, विश्व जल दिवस। और जब वन आ गए, वन्य प्राणी आ गए, वन्य प्राणी वन में गए हैं, वन में उन्होंने पानी पिया है, पानी पी के उनकी तबीयत खुश हो जाएगी, तो क्या जाएगा विश्व जल से क्या जाएगा मौसम, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ये देखो विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो कितने सीख लिया आपने। 3 मार्च को विश्व वन्य प्राणी जीव, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को क्या बता दिया विश्व मौसम दिवस। क्योंकि देखो 21, 22, 23 लगातार चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सीधी सी बात ये है। आगे चलें, यहां क्या लिख दिया मैंने 10 यहां पे लिखो अप्रैल, 10 अप्रैल को क्या होगा। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा बताओ मुझे, थकान महसूस हो रही लेकिन मैं लगा रहा हूं। 10 अप्रैल को विश्व जल संसाधन दिवस, विश्व जल संसाधन दिवस याद रखोगे। अब इसी 10 को मैंने क्या बना दिया, वहां लिखा क्या, यहां जाओ 6, 7 जो भी नंबर डालते रहना आप। 10 जून को विश्व भूगर्भ, पृथ्वी के नीचे जो जल है, विश्व भूगर्भ जल दिवस याद रखोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 से 9 है ना। और फिर मुझे बताओ अब कौन सा बचता है, याद रखोगे विश्व खाद्य दिवस कब कितना लिखो, विश्व खाद्य दिवस 23 कितना, यहां पे क्या लिखूं विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं बताओ मुझे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हो, 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस आप मनाते हो, याद रखोगे। आगे चलते हैं, इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। 9 में चलते हैं हम, कितना लिखूं यहां पे, ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। क्यों अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, पर्यावरण पृथ्वी याद रखोगे, भूमि जल मिट्टी इन सब से संबंधित बातें भी आपको आनी चाहिए। तो ये सारे दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस कितना है 16 सितंबर है क्या, 16 सितंबर है मेरा, ठीक है तो ठीक बताना, गलत है तो गलत बता देना। तो आप ऐसे पढ़ोगे, ये सारी तैयारी आपकी होनी चाहिए। 1 मिनट मैं थोड़ा सा पसीना साफ कर लूं एक बार। तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए भाई, प्लीज आपसे निवेदन है, आने चाहिए आपको ये। हाँ जी आ जाओ आगे। तो फिर क्या है, अब यहां पे क्या लिखूं मैं, 22 आ रहा है मुझे, और मुझे आ रहा है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब का है, 22 अप्रैल लिखूं, कितना लिखूं जल्दी बताओ मुझे। 16 सितंबर मेरा ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस। तो पृथ्वी दिवस के बारे में बताते रहो मुझे आप, पृथ्वी दिवस कब का है, 22 अप्रैल है, कितना जल्दी बोलो आप, आसान क्वेश्चन है। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस आपको आना चाहिए। और मैं लिख दूं 8 मई, 8 मई को कौन सा दिवस होता है, अभी प्रवासी पक्षी और ये दिवस। फिर मैं लिख दूं 23 मई कछुआ दिवस था क्या, 23 मई को कछुए का कोई दिवस था क्या, देखना। और मुझे ये बताना लेदर बैग कछुआ कहां पर, लेदर बैग कछुआ प्रकट हुआ है कहां पर, लेदर बैग कछुए के बारे में आप क्या जानते हो, आंसर देना, ठीक है 23 मई को। और अगर यहां पे मैं 24 लिखूं क्या, 24 मई को क्या था, जैव विविधता दिवस। कितने हो गए भाई, गिनना एक बार, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये सारे के सारे पर्यावरण से संबंधित मैंने अंत में बताया आपको, ऐसे दिवस भी आपको याद होने चाहिए भाई। तो ये टॉपिक आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसे इसको पढ़े बगैर काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो ये लाइन खींच दो, ऐसे हमें पढ़ना है, सीधी सी बात ये है। आया इंटरेस्ट, आया मजा, जुबान थक जाएगी लेकिन हार मत मानो, शरीर जवाब दे देगा। बिल्कुल एनर्जी जीरो हो जाए ना,
जब आप ऐसे अपने आप गिर जाओ और किताब बुक के ऊपर आपको नींद आ जाए, वो आपके पढ़ाई का पहला दिन मैं मानूंगा, नहीं तो ये फॉर्मेलिटी कर रहे हो आप। चले आगे। तो फिर अब थोड़ा सा और करते हैं। अब आप सोचोगे भाई साहब ने तो बिल्कुल है ना खिचड़ी बना दी, इस टॉपिक की खिचड़ी मैंने बनाई, खाओ आप घी डाल के, ठीक है ना, देसी घी डाल के खाओ। अब उसके बाद में बात करते हैं यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, इन्वायरमेंट में पर्यावरण, नेशनल मैंने राष्ट्र, यूनाइटेड मैंने संयुक्त, याद रखोगे, और पर्यावरण प्रोग्राम, पर्यावरण कार्यक्रम इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में, और नैरोबी में इसका मुख्यालय है, केन्या में। क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि इसी ने हमारे भारत की कौन सी हीरोइन है वो, उसको दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पर्यावरण का, दिया मिर्जा को दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, क्योंकि दिया मिर्जा का पहला कार्यकाल खत्म हो चुका था। तो दोबारा से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के दौरान दिया मिर्जा को दोबारा से नया, याद रखोगे, कार्यकाल दोबारा दे दिया गया है। दे दिया नया क्वेश्चन। स्थापना बता दी कहां पे है? केन्या, राजधानी नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दिया मिर्जा को आप याद रखोगे। फिर क्वेश्चन दे दिया। अब मुझसे क्या सीख रहे हो? मैं फाइट कर रहा हूं इसके साथ, इस टॉपिक के साथ। देखो मैं ऐसे फाइट करता हूं, मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा है तो मैं बताऊंगा, और ऐसा ही मैं एग्जाम में देखता हूं। कोई ऑप्शन नहीं देखना, क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बाद में देखो। बस वहां ये देखना है वो आपका आंसर जो आपको आता है ना, वो ए पे है, बी पे या सी पे है, बस घोड़ा भरना है, ओमआर सीट पे भर दो, बात खत्म। ये ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और जब यूएनओ की बात आती है ना, तो 2020 को कौन सा वर्ष घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने? प्लांट हेल्थ, पौधों का स्वास्थ्य पर अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2020 को यूएनओ ने। यहां पे भी देखो पर्यावरण आ गया, दोबारा से पौधा आ गया। तो देखो ऐसे मेरा कहने का मतलब है आपको रुकना नहीं है, तैयारी आपको ये चाहिए। सारे दिवस करा दिए गए हैं, सब कुछ बता दिया गया है। मैं ये तो नहीं कहता बहुत कुछ रह गया होगा, लेकिन अगर इतना भी, अगर देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे हाथ जोड़ के, अगर मैं इतना पसीना बहाता हूं आपके भले के लिए, मैं मानता हूं मुझे आता है 1% 2% जितना भी आता है, आपको बता रहा हूं मैं अंदर कुछ नहीं रखता, बिल्कुल ले जाओ, ज्ञान है, नॉलेज है, बांटो। लेकिन मैं जब अपना प्रयास सार्थक मानूंगा जब आप इस सारे को, वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, स्किप करो, स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो, सारा का सारा मैटर एक कॉपी के अंदर होना चाहिए पर्यावरण का। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये दिखाइए, मेरे पास ये भेजिए, क्योंकि मैं, मेरा नंबर आपको हमेशा हर वीडियो में, मोबाइल नंबर मैंने अपना पब्लिक कर रखा है आपके फायदे के लिए। आप व्हाट्सएप पर मुझे ये इस पूरी क्लास का अपने हैंडमेड, जैसे मैंने देखो मेरे हैंडमेड नोट्स, मैं नोट्स शब्द से मुझे चिढ़ है, अपने खुद के आप सूत्र तैयार कीजिए। और मैंने आपको बता दिया, बारी आपकी है। और जब मानूंगा जब आप इसको पूरे को लिख के अपने हाथ से आप अपनी राइटिंग में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो मुझे, और मैं देखना चाहूंगा आप तैयारी कर रहे हो या कर रहे हो भी या नहीं, या टाइम पास कर रहे हो अब भी। तो ये था आपका पर्यावरण पे टॉपिक, उम्मीद है पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। कोई गलती रह गई तो मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत जल्दी बताया है। मनुष्य, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा है? गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती को गलती न मानना गलत है। और वो इंसान महान है जो किसी अपने की खता को, अपने की गलती को आगे बढ़कर माफ कर दे, क्योंकि माफ करने वाला हमेशा ऊंचा स्थान रखता है, और माफ जो करता है ना, वो खुदा का, ईश्वर का, रब का दर्जा रखता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद।